जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ आपके पास एक बेहद खूबसूरत कस्टमाइज्ड वेडिंग केक है। हम्म। उसकी आइसिंग का डिजाइन तय किया जा रहा है, जहां हर एक पंखुड़ी, हर एक रंग का मतलब एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। हम्म। ये बहुत ही नाजुक और रचनात्मक काम है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बारीक काम है। हाँ। और ठीक अगले ही पल उसी दिमाग को एक बिल्कुल अलग दिशा में दौड़ना पड़ता है। मतलब अचानक से सैकड़ों कपड़ों की इंडस्ट्रियल ड्राई क्लीनिंग के लॉजिस्टिक्स देखने हैं, हम्म। डिलीवरी शेड्यूल्स को संभालना अरे बाप रे। है ना? ये सुनने में ही किसी भी इंसान को मानसिक रूप से थका देने वाला लगता है। हाँ, मतलब बर्नआउट को एकदम सही नुस्खा। सही कहा आपने, एकदम बर्नआउट। लेकिन किसी के लिए ना, ये सिर्फ एक आम मंगलवार का दिन हो सकता है। ये सच में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प विरोधाभास है, हम्म। क्योंकि ये दोनों व्यवसाय पूरी तरह से अलग दुनिया से आते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। एक तरफ आपकी शुद्ध कला है, रचनात्मकता है, भावनाएं हैं, जहाँ कोई किसी के जन्मदिन या शादी की यादें गढ़ रहा है। और दूसरी तरफ एकदम मशीनरी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ड्राई क्लीनिंग विशुद्ध रूप से एक यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी काम है। वहाँ भावनाएं नहीं चलती, वहाँ केवल गति, मशीनरी और ऑपरेशंस मायने रखते हैं। इन दोनों को एक साथ साधना आसान नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं है। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र भी है। आज हम पीपल फॉर्च्यून्स मैगजीन में राजीव गुप्ता द्वारा लिखे गए एक बहुत ही बेहतरीन लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक लेख है। बहुत प्रेरणादायक। ये कहानी पश्चिम बंगाल के रानीगंज और आसनसोल क्षेत्र की एक महिला उद्यमी है, होम बेकर हैं, दीप्ति सराफ, उनके बारे में है। जी। और हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि कोई इंसान बिना उस जादुई, मतलब जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टाइम, उसका इंतजार किए अपने एक साधारण से शौक को इतने बड़े साम्राज्य में कैसे बदल सकता है। इस लेख की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमें किताबी ज्ञान से निकालकर एकदम जमीनी हकीकत पर लाता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत। क्योंकि देखिए, कोई भी ज्ञान या विचार तब तक मूल्यवान नहीं है जब तक उसे असल जिंदगी के पन्नों पर उतारा ना जाए, है ना? सही बात है। दीप्ति सराफ की ये जो यात्रा है, ये हमें केवल प्रेरणा नहीं देती, बल्कि बिजनेस शुरू करने की बारीकियों को, ग्राहक मनोविज्ञान को समझने की कला, और सबसे महत्वपूर्ण समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के बहुत ही ठोस सबक सिखाती है। तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जो बात इस कहानी में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, वो है उनका पिवट या अपनी दिशा बदलना। दीप्ति का जन्म 4 नवंबर 1985 को हुआ था और उनकी जो अकादमिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही मजबूत है। जी बिल्कुल। उन्होंने पहले बीएससी की पढ़ाई की और उसके बाद बीबीए की डिग्री भी हासिल की। अब पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि विज्ञान और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रियां मतलब किसी भी इंसान के लिए एक सुरक्षित वातानुकूलित कॉर्पोरेट नौकरी का टिकट होती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन 2014 में उन्होंने ये सुरक्षित रास्ता छोड़ दिया और केक बेक नाम से अपनी एक होम बेकरी शुरू करने का फैसला किया, जो बाद में अपने एडलेस और कस्टमाइज्ड केक के लिए बहुत जानी गई। तो मेरा सवाल यह है कि मतलब कोई भी अपनी इतनी मजबूत अकादमिक नींव को किनारे रखकर एक बेकिंग के शौक पर अपना पूरा करियर दांव पर क्यों लगाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्होंने अपनी शिक्षा को किनारे नहीं रखा। अच्छा। जी नहीं, बल्कि उसका एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया। मतलब बीबीए में सीखी गई चीजें, जैसे कि बाजार को समझना या आपके संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें सिर्फ किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्डरूम तक ही तो सीमित नहीं रहती ना। हाँ, ये तो है। और अगर हम उनके इस कदम के पीछे के असली मनोविज्ञान को समझें, तो ये रातों रात लिया गया कोई अंधा जोखिम नहीं था। मतलब उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया था। बिल्कुल। ये टेस्टिंग द वाटर्स यानी बाजार को परखने का एक बेहतरीन उदाहरण था। जब उन्होंने बेकिंग शुरू की तो सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि वे महज चीनी और मैदा नहीं मिला रही हैं, बल्कि वे लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ रही हैं। देखिए, भावनाओं के साथ जुड़ने वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन एक भतीजी या दोस्त के लिए शौक से केक बनाना एक बात है, हाँ, और 50 अलग-अलग ग्राहकों के लिए उनकी अजीबोगरीब फरमाइशों के साथ रोज केक बनाना बिल्कुल अलग बात है। एकदम सही बात है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वही तो वो कौन सा पल होता है जब किसी को लगता है कि हाँ, मैं इस शौक से अपना घर चला सकता हूँ या इसे एक पूरा बिजनेस बना सकता हूँ? वो पल तब आता है जब बाजार से वैलिडेशन
या कह लें मान्यता मिलने लगती है। मतलब जब लोग पैसे देने लगते हैं। बिल्कुल, जब लोग आपके बनाए उत्पाद के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, बार बार वापस आते हैं। दीप्ति ने देखा कि कस्टमाइज्ड और एगलेस केक के बाजार में एक बड़ा खालीपन था। अच्छा। लोग ऐसा उत्पाद चाहते थे जो सिर्फ स्वादिष्ट ना हो, बल्कि उनकी भावनाओं और मान्यताओं का सम्मान भी करे। एगलेस होने की वजह से है ना? हाँ, जब कोई ग्राहक कहता है कि आपके केक ने हमारे जश्न को खास बना दिया, तो वो केवल तारीफ नहीं होती, वो ब्रांड लॉयल्टी की शुरुआत होती है। उस भावनात्मक प्रतिक्रिया के निरंतर प्रवाह ने, मतलब उस लगातार मिलने वाले फीडबैक ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि ये केवल एक शौक नहीं है, बल्कि एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी जरूरत को पहचान कर एक पूरा बाजार खड़ा किया जा सकता है। लेकिन चलिए अब इस पूरी फॉलो योर पैशन वाली बात के उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, डार्क साइड। बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि अपने शौक को अपना पेशा बना लो तो कभी काम नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। वही, असल में जब शौक एक जिम्मेदारी बन जाता है तो वो अक्सर एक बुरा सपना भी बन सकता है। एक बिजनेस के रूप में बेकिंग का मतलब है सख्त डेडलाइंस, ग्राहकों का दबाव, कच्चा माल समय पर लाना। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर दीप्ति सिर्फ एक बेकरी नहीं चला रही हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, वो एक ड्राई क्लीनिंग फ्रेंचाइजी धोबी लाइट भी चलाती हैं। जी, धोबी लाइट। साथ ही परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी है। कोई इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से ये सब एक साथ कैसे कर सकता है? क्या ये सब इंसान को अंदर से खोखला नहीं कर देता? बिल्कुल कर सकता है। अगर इंसान केवल अपनी मेहनत के भरोसे बैठा रहे ना, तो पक्का बर्नआउट हो जाएगा। और यहीं पर उनकी वो बीबीए की डिग्री और विश्लेषणात्मक सोच खेल में वापस आती है। ज्यादातर लोग जो अपने शौक को बिजनेस बनाते हैं, वे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे हमेशा कलाकार या आर्टिस्ट बने रहना चाहते हैं। मतलब वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं। हाँ, वे हर एक काम खुद करना चाहते हैं। लेकिन दीप्ति के मामले में उन्होंने ये सीख लिया कि कब कलाकार वाले दिमाग को बंद करना है और कब ऑपरेटर या मैनेजर वाले दिमाग को चालू करना है। अरे वाह! देखिए, एक सफल बिजनेस मेहनत से ज्यादा सिस्टम्स पर चलता है। सिस्टम से आपका मतलब क्या है? क्या हम इसे थोड़ा और खोलकर समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कागज पर अनुशासन और प्लानिंग पढ़ना बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में, मतलब डे टू डे में इसका क्या मतलब है? असल जिंदगी में इसका मतलब है हर चीज की एक प्रक्रिया या प्रोसेस तय करना। उदाहरण के लिए केक बीट के ऑपरेशंस को ही ले लीजिए। कच्चा माल कब आएगा, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, डिलीवरी कौन करेगा, इन सब के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि संस्थापक को हर छोटी चीज में न उलझना पड़े। मतलब उन्हें खुद बाजार जाकर मैदा और चीनी ना लानी पड़े हर बार। बिल्कुल। और जब बात धोबी लाइट की आती है, जो एक पूरी तरह से अलग लॉजिस्टिक आधारित बिजनेस है, तो वहां डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपने की कला काम आती है। सही बात है। समय प्रबंधन का असली राज हर मिनट काम करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि किस काम पर अपनी ऊर्जा लगानी है और कौन सा काम अपनी टीम को सौंपना है। डेलीगेट करना है। हाँ। दीप्ति का ये मल्टीटास्किंग केवल उनकी सहन शक्ति का नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए मजबूत व्यावसायिक ढांचे का प्रमाण है। मतलब ये परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर ध्यान देने के बारे में है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। क्योंकि जब कोई इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा हो, तो हर दिन सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता। किसी दिन केक की डिलीवरी में 10 मिनट की देरी हो सकती है, या किसी दिन हो सकता है ड्राई क्लीनिंग मशीन में कोई खराबी आ जाए, लेकिन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि काम रुके नहीं। एकदम सही बात पकड़ी आपने। परफेक्शनिज्म अक्सर प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो लोग सब कुछ बिल्कुल सही होने का इंतजार करते हैं ना, वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। दीप्ति की कहानी दिखाती है कि अगर आप रोजाना काम पर डटे रहते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने सिस्टम को बेहतर बनाते जाते हैं, तो वही काम आता है। हाँ, तो यही निरंतरता लंबे समय में सफलता की नींव बनती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है, लेकिन इस लेख में ना एक और पहलू है जो मेरे लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा हजम करना मुश्किल है। अच्छा, ऐसा क्या है? लेख बताता है कि दीप्ति ने बेकिंग के क्षेत्र में 200 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, ट्रेनिंग दी है, ताकि वे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। जी, बिल्कुल किया है। अब देखिए, एक सामाजिक नजरिए से ये बहुत ही नेक काम लगता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध व्यापारिक नजरिए से सोचे
तो रानीगंज और आसनसोल जैसे क्षेत्र में जहां का बाजार जाहिर सी बात है सीमित है, कोई होम बेकर अपने ही शहर में 200 अन्य होम बेकर्स क्यों तैयार करना चाहेगा? क्या ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? मतलब क्या वे अपने लिए 200 नए प्रतिद्वंद्वी या कॉम्पिटिटर्स नहीं खड़ी कर रही हैं? हम्म ये बिजनेस की दुनिया का सबसे क्लासिक और कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, क्योंकि डर तो लगता ही है ना। बिल्कुल। और ये सवाल जिस मानसिकता से पैदा होता है, अर्थशास्त्र में उसे कमी की मानसिकता या स्कैर्सिटी माइंडसेट कहा जाता है। कमी की मानसिकता? ये मानसिकता कैसे काम करती है? इस मानसिकता के तहत इंसान को लगता है कि सफलता का एक सीमित दायरा है। जैसे मान लीजिए कोई एक ही पिज़्ज़ा है। अच्छा, एक पिज्जा है। हाँ, अगर किसी और ने एक टुकड़ा ले लिया तो मेरे लिए कम बचेगा। ज्यादातर लोग इसी डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने अपना हुनर किसी और को सिखा दिया तो उनके ग्राहक छिन जाएंगे। जो कि बहुत ही लॉजिकल डर लगता है सुनने में। लगता है, लेकिन दीप्ति का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। वे प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस माइंडसेट के साथ काम करती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि बाजार में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है? बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन फिर भी 200 बेकर्स तो एक ही इलाके में बहुत ज्यादा होते हैं। इसका अर्थशास्त्र असल में कैसे काम करता है? देखिए, इसका अर्थशास्त्र इस बात पर टिका है कि वे केवल उत्पाद नहीं बेच रही हैं, वे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं। इकोसिस्टम मतलब? जब आप 200 लोगों को प्रशिक्षित करते हैं तो आप केवल बाजार को बांट नहीं रहे होते, आप बाजार का आकार बढ़ा रहे होते हैं। ओह। जरा सोचिए, जब ये 200 महिलाएं अपना काम शुरू करेंगी तो वे किसे अपना मेंटोर मानेंगी? जाहिर है दीप्ति को। बिल्कुल। जब उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिसे वे अकेले नहीं संभाल सकती, तो वे मदद के लिए किसके पास जाएंगी? दीप्ति के पास। कच्चे माल के सप्लायर्स के नेटवर्क में सबसे ऊपर किसका नाम होगा? जाहिर है वो दीप्ति का ही होगा। हो, ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? इसका मतलब है कि वे एक सामान्य होम बेकर की पहचान से बाहर निकलकर पूरे स्थानीय उद्योग की एक गॉडफादर या एक केंद्रीय धुरी बन जाती हैं। बिल्कुल सही। वे अब सिर्फ केक नहीं बना रही, वे उस पूरे बेकिंग कम्युनिटी को चला रही हैं। एकदम। और यही कारण है कि वे समाज में इतने ऊंचे पदों पर हैं। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, वे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा की महिला विंग देवी शक्ति की चेयरपर्सन है। अरे वाह। इसके साथ ही वे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग की कमेटी मेंबर भी हैं। अब आप ही बताइए, ये पद किसी को केवल अच्छी बेकिंग करने के लिए तो नहीं मिलते ना? बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो लीडरशिप चाहिए। हाँ, ये पद तब मिलते हैं जब आप समाज में एक लीडर के रूप में उभरते हैं। जब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं तो समाज खुद ब खुद आपको एक ऊंचे दर्जे पर बिठा देता है। क्या बात है। उनका जो विजन है कि खुद आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, ये केवल कोई आदर्शवादी नारा नहीं है, ये एक बहुत ही चतुर और टिकाऊ बिजनेस रणनीति है। ये नजरिया वाकई में बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। मतलब दूसरों को ऊपर उठाने से इंसान खुद नीचे नहीं आता, बल्कि वो उस नींव का हिस्सा बन जाता है जिस पर बाकी लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तो इन सब बातों को समेटते हुए अगर हम इस पूरी यात्रा के मुख्य निष्कर्षों पर आएं, तो लेख में दीप्ति सराफ के कुछ विचार सीधे तौर पर उद्धृत किए गए हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। जी। वे कहती हैं बस वो शुरू करें जो आप जीवन में करना चाहते हैं। आगे वे कहती हैं कि बड़ा प्लान करने के लिए कोई परफेक्ट दिन नहीं होता। और सबसे अहम बात जो मुझे लगी, जिस पल आप तय करते हैं और काम शुरू करते हैं वही पल परफेक्ट है। सच में ये बातें सुनने में बहुत सरल लगती हैं। हाँ, सरल हैं, लेकिन शायद इन्हें असल जिंदगी में लागू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा उस परफेक्ट स्थिति का इंतजार करने के लिए प्रोग्राम करता है। हमेशा इंतजार करते रहते हैं हम। हाँ, हम सोचते हैं कि पहले बिजनेस प्लान एकदम सटीक हो जाए, पहले सारे संसाधन इकट्ठे हो जाएं, बच्चों के स्कूल का रूटीन सेट हो जाए, वेबसाइट लॉन्च हो जाए। बिल्कुल, तब हम शुरुआत करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि तारे कभी भी एक सीध में नहीं आते। कभी नहीं आते। परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं होंगी। अगर 2014 में दीप्ति ने ये सोचा होता कि जब उनके पास कमर्शियल ओवन और एक बड़ी सी दुकान होगी तभी वो केक बेक करना शुरू करेंगी, तो शायद केक बेक कभी वजूद में ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। और न ही वो 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दे पाती। सही बात है। ये परफेक्ट टाइमिंग का एक ऐसा मायाजाल है जिसमें बहुत सारे बेहतरीन आइडियाज हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। हाँ, बहुत दुख की बात है ये। सफल होने वाले लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे अच्छी परिस्थितियां होती हैं। सफल वे होते हैं जो मौजूदा परिस्थितियों के साथ ही पहला कदम उठा लेते हैं। छोटे और निरंतर कदमों की ताकत को हम अक्सर बहुत कम आंकते हैं। एक साधारण सा शौक
कैसे धीरे धीरे दो अलग अलग तरह के सफल व्यवसायों और इतने बड़े सामाजिक प्रभाव में बदल गया, ये केवल और केवल शुरुआत कर देने की हिम्मत का नतीजा है। और उस रास्ते में आने वाली हर चुनौती को सीखने के अवसर में बदलने का भी नतीजा है। बिल्कुल। जब आप शुरुआत करते हैं तो गलतियां होना तय है। हाँ, वो तो होंगी। लेकिन हर गलती आपको ये सिखाती है कि अगली बार चीजों को बेहतर कैसे करना है। यही वो अनुभव है जो किसी भी डिग्री या किताब में नहीं सिखाया जा सकता। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही अलग और विचारोत्तेजक बात जहन में आती है। हम अक्सर शिक्षा प्रणाली के बारे में शिकायत करते हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञान की डिग्री या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई का जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाना है। लेकिन दीप्ति के इस पूरे सफर को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या औपचारिक शिक्षा का असली उद्देश्य हमें नौकरियां देना है भी या नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कोण है ना? ऐसा लगता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य शायद हमें ये रटाना नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि हमें वे मानसिक ढांचे प्रदान करना है जिनसे हम अपनी जिंदगी की अव्यवस्था को व्यवस्थित कर सकें। बिल्कुल, मेंटल फ्रेमवर्क्स। हाँ, चाहे वो किसी केमिकल फॉर्मूले को समझना हो या किसी बिजनेस सप्लाई चेन को दुरुस्त करना, ये सब असल में समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ने और उन्हें हल करने की कला है। सही कहा। शायद वो बीएससी और बीबीए की डिग्री कभी किसी कॉर्पोरेट डेस्क के लिए थी ही नहीं। शायद उनका असली मकसद उस दिमाग को तैयार करना था जो एक ही दिन में वेडिंग केक के नाजुक डिजाइन से लेकर ड्राई क्लीनिंग के मशीनी शोर तक सब कुछ बिना टूटे संभाल सके। बिल्कुल। अगर हम शिक्षा को केवल नौकरी का एक साधन ना मानकर किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकालने का एक उपकरण मान लें, तो शायद हम सब अपनी उन क्षमताओं को पहचान पाएंगे जिन्हें हम सही समय के इंतजार में जंग लगने दे रहे हैं। बहुत गहरी बात है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।